अस्सलाम वालेकुम। हम ऐसे टॉपिक पे आ गए हैं जिस टॉपिक को हर उर्दू स्पीकिंग वाला जो स्टूडेंट है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है या ऐसे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, उसको लगता है कि ये तो कोई ऐसी ही चीज है जिसको कोई टैकल ही नहीं कर सकता। हैरत हुई जब मुझे एक मेरा दोस्त था, मेरा क्लासमेट था एमफिल का, उसने बताया कि भाई थीसिस स्टेटमेंट को लेके उसकी कंफ्यूजन है। तो ट्रस्ट मी, आई वाज शॉक्ड कि भाई तुम्हारा भी है। थीसिस स्टेटमेंट ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज प्लीज, पता नहीं एकेडमीज वालों ने क्या क्या बना दिया है। मैंने आप लोगों को बताया है, नियर पियर से लेके JWT से लेके किप से लेके उसका ऑफिसर से लेके, मतलब जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं मैंने सब में इनरोल किया हुआ, और हर बंदे ने इसको कोई अपनी ही साइंस में बताया है। यार प्लीज, आप सर जसरा की बात माने, आप किसी की भी बात माने, SSP हमाद साहब की बात माने, हम किसी की भी बात माने, उन्होंने पता नहीं क्यों इतना घुमा घुमा के बोला। शायद उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊपर का है, शायद इसीलिए उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया है। उनको लगता है जो आम स्टूडेंट है उसको भी इसी तरीके से समझना चाहिए। आम स्टूडेंट जो अभी जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसके लिए, या जो अभी CSP हुआ ही नहीं है उसके लिए, तो इसको आसान करना है हमने। देखो दोस्त, हम इसको आसान बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। थीसिस का मतलब होता है मुकद्दमा। अब मुकद्दमा क्या होता है? आप सबको तो पता है पुलिस में मुकदमा दर्ज होते हैं। जो मुकद्दमे वो जो FIR, वो जो वहां पे मसला दर्ज होता है ना, जो उसका मेन मुद्दा होता है ना, उसको अब एक मुद्दा तो होता है ना, मतलब मुद्दा यह है कि मुझे उस बंदे ने थप्पड़ मारा, दिस इज मुकद्दमा। अब थप्पड़ कब मारा, कहां मारा, कैसे मारा, किसने मारा, किधर मारा, FIR क्या थी, इन्वेस्टिगेशन क्या थी, अब जुडिशियल ट्रायल क्या चल रहा है उसका, ठीक है। मुकद्दमा क्या? मुकद्दमा क्या? थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ मारा आगे एक्सप्लेन करेगा कि किधर 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 क्या क्या सिचुएशन थी। फिलहाल आप इस चीज को थप्पड़ मारा नहीं कह सकते, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। मैं कहूं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ये थीसिस हो सकता है? नहीं ना। तो एग्जामिनर ये आपको कहता है कि भाई मैंने तुम्हें एक टॉपिक दे दिया है, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन, ठीक है, ठीक है, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन, ठीक है। वो ये कह रहा है भाई मैंने तुम्हें ये वाला टॉपिक दे दिया, तुम बताओ तुमने इससे क्या समझा है, ठीक है, अपना थीसिस दो, ठीक है। आपने इस बारे में अपना क्या देना है, कोई एक दावा कर देना है कि मैंने इस बात से ये बात समझी है, कोई एक मुकद्दमा उसके सामने। आपका जो नजरिया होगा कि मैंने इसे ये समझा है इसीलिए मैं इस बारे में बात करूंगा, ये थीसिस है, ठीक है। या आपका जो बयान है इस स्टेटमेंट को समझने के बाद, दैट इज योर थीसिस। ट्रस्ट मी, दैट इज योर थीसिस, ठीक है। अब यहां पे एक और बात आती है मजीद आपको समझाने के लिए। मैंने डिक्शनरीज में जब कंसल्ट किया तो ये भी लफ्ज आया हुआ था, जो किसी इल्मी सनद का उम्मीदवार लिखता है। ओके, ये सही है, ये समझाने के लिए मैंने क्या कहा, मुकद्दमा किसी भी चीज का जो करक्स होता है, ठीक है। खैर उसको भी भूल जाओ आप। अब यूनिवर्सिटी ये कहती है एमफिल में आके कि आपने थीसिस लिखना है। अब बच्चों को पता नहीं क्या क्या और बताया जाता है, लेकिन मेरा जाती ख्याल यह है, जो अब तक की मेरी फाइंडिंग, एजुकेशन कैलकुलेशंस और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंसेस है, यूनिवर्सिटी थीसिस लिखवाने का मकसद यह है कि जो भी आज तक आपने पढ़ा उसका आप करक्स क्या निकालते हो ये बताओ। द मेटाफिजिक्स ऑफ, वो जो इकबाल का थीसिस था, वो इकबाल की पूरी एजुकेशन का करक्स था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है, आप PhD में हो, आप MPhil में हो, मुझे थीसिस लिख के दिखाओ, जो भी आपकी आज तक की फाइंडिंग है। कोई भी एक टॉपिक रखो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक थीसिस लिख के दिखाओ। वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं कहते, वो कहते थीसिस लिख के दिखाओ। थीसिस 100 पेजेस का भी, 10, 100, 1000, 2000 पेजेस का भी होता है,
ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं कह रहे, वो कह रहे थीसिस चाहिए, क्रक्स चाहिए। आपकी जितनी भी एजुकेशन थी उस बारे में आपका मफरूजा क्या था ये बताएं। थीसिस मैं आपको क्लियर बताता चलूं, इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ टॉपिक, अबाउट अ थीम, अबाउट एन इशू। बस कोई भी बात लगा लें आप, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, ये पिछले दिनों की बात है ना, तो ईरान ने इसराइल पे हमला किया, ये टॉपिक आ गया, आपका क्या थीसिस है इस बारे में, क्या थीसिस है आपका? आप कोई भी इसका थीसिस लिख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को एक कूजे में बंद करके एक बात बयान क्योंकि स्टेटमेंट की बात कर रहा है, थीसिस स्टेटमेंट कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा स्टेटमेंट्स, ये नहीं कह रहा, वो कह रहा थीसिस स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट दो जिससे एग्जामिनर मुझे पता चल जाए कि मैं जब तुम्हारे इंट्रोडक्शन का एंड पे पहुंचू तो मुझे समझ आ जाए कि बंदा बात क्या करने वाला है। क्योंकि हम पाकिस्तानी घुमाने घुमाने गोल गोल घुमाने में बहुत मास्टर है, तो एग्जामिनर कहीं घूम ना जाए, इसलिए वो टू द पॉइंट कहता भाई मुझे थीसिस लिख के बताओ कि तुमने क्या समझा इसको। तो थीसिस का फायदा ये है कि आप पकड़े जाते हो, अगर आप मेरी तरह के लल्लूबाज होते हो, अगर आप मेरी तरह के शकला का बूम बूम होते हो, मतलब किसी खाते के बंदे नहीं होते हो, ठीक है। तो जब आप थीसिस लिखते हो उस स्टेटमेंट को, अब इस स्टेटमेंट को लेके जितने भी ये लोग अब तक दोस्त मेरे देखने होंगे, सबकी अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, मफरूजे, उनके ख्याल डिफरेंट होगा। तो जो जितना ज्यादा लिटरेट होगा, जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा, जिसका जितना ज्यादा क्लियर और जितना ज्यादा एक वेल एक्सपीरियंस्ड वेटरन सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, कैलिबर होगा, वो उतना अच्छा लिखेगा इस थीसिस को। सो एग्जामिनर वांट, जब वो आपका की आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और थीसिस, ये तीन चीजें पढ़ता है, उसको पता चल जाता है ये क्या बला है। दैट्स ऑल अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। मतलब अब ये जो जितने मैंने अलग अलग अल्फाज लिखे हुए हैं, इन सब में आपको यही चीजें नजर आएंगी। थीसिस का लफ्जी मतलब है थीम। आपने क्या समझा है, आपने क्या थीम निकाला इस टॉपिक से, क्या और थीम निकाल के प्लान क्या बनाया है आपने, ये भी थीसिस का मतलब है। क्या स्टांस ले रहे हैं आप, किस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इसका मतलब है। कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब अगर आर्गुमेंटेटिव है तो आप उसमें किस चीज को ज्यादा वेटेज देने वाले हो, ठीक है। क्या क्रक्स निकाला है आपने इस बात का, और ये क्रक्स एक स्टेटमेंट में होना चाहिए, ये थीम एक स्टेटमेंट में होना चाहिए, ये प्लान एक स्टेटमेंट में एग्जामिनर को बताओ, ये स्टांस एक स्टेटमेंट में बताओ कि तुमने क्या समझा, ये पोजीशन जो तुमने ली है एक स्टेटमेंट में, या ज्यादा से ज्यादा एक या दो से ज्यादा नहीं आपने जाना, स्टेटमेंट में आपने बताना है एग्जामिनर को दैट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज, दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। थीसिस को आप जितना सिंप्लीफाई रखोगे उतना सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। सिंप्लीफाई रखने में प्रॉब्लम यह होती है दोस्त के एग्जामिनर को लगता है बंदे को कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। और जितना आप इसको आमतौर पे थीसिस, जो स्टैंडर्ड थीसिस है ना, जो एक सीएसपी फॉरेन सेक्रेटरी को लिखना चाहिए ना, वो तो एक स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड होता है एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, जो के लिखा जाता है आमतौर पे इंट्रोडक्शन के एंड पे, और उसको वापस जो है ना वो रीस्टेट किया जाता है कंक्लूजन के स्टार्ट पे, ठीक है। ये दो चीजें आपने करनी है। अच्छा, यहां पे एक और साइंस है जो आप लोगों को मैं शेयर करता चलूं। मैंने चूंकि आप लोगों को बताया है कि आई हैव स्टडीड इन अ लॉट ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, था का पानी पिया हुआ है मैंने नाइयों की तरह। बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, जेडब्ल्यूटी और मुरीद हुसैन जसरा जैसे, जो ये कहते हैं एक्सक्यूज मी, कि आपका थीसिस अब आता किधर है, मतलब आपका ये इंट्रोडक्शन है, ये कभी भी मुझसे सही नहीं बना। आपने यहां से अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, लिखते 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 यहां पे आके आपका एंड पे थीसिस स्टेटमेंट लिख के आपने अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया।
आउटलाइन में ये किधर आता है, इस बारे में अक्सर लोगों के जो जेडब्ल्यूटी और जसरा वगैरह वाले हैं उनका डिफरेंस है, नियर पेयर का इन लोगों का डिफरेंस है। वो ये कहते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन का जो आउटलाइन देनी है उसमें उसके नीचे आपने इधर थीसिस लिख देना। नियर पेयर वाले ये कहता है, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए। अब जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है ना, वो कहते हैं कि जब आपने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन आप लिख रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आप यहां पे एक पॉइंट लिखोगे अपना जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, यहां पे दूसरा पॉइंट लिखोगे और यहां पे तीसरे पॉइंट में इनके नीचे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने क्या करना है, मतलब इसकी थीसिस, इसको थीसिस स्टेटमेंट का पता और इसकी थीसिस स्टेटमेंट है यहां पे। अब मैं आप लोगों को इन दोनों में से कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि भाई दोनों मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जसरा साहब भी सीएसपी हैं, दूसरे भी सीएसपी हैं, जेडब्ल्यूटी वाले भी और नियर पीयर वाले भी, भाई मुझसे वो तो सब सीएसपीज हैं। अब मैंने इस सब से जो मतलब निकाला है ना, वो ये है कि आप का थीसिस क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर को पता चले कि आपने थीसिस लिख दिया। ये माना रखता है कहां लिखा है, मतलब ये होगा तो इन्हीं दो पैराग्राफ के अंदर अंदर ना, या तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर होगा या ये कंक्लूजन के अंदर होगा, और सॉरी, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों के अंदर होगा। यहां पे ये इधर आएगा, यहां पे ये इधर करके आएगा, जहां पे आप इसको एज इट इज नहीं लिखोगे बल्कि यहां पे आप रीस्टेट करोगे इसे। अभी हम कुछ पॉइंट्स के, कुछ टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट्स देख भी लेते हैं। मैडम सलमा खातून लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम है ऐसे चेकिंग को लेके, उनका मैंने एक लेके आया, उनके इनके चेक किए हुए एस्से का एक पूरा मैं लेके आया, बुकलेट लेके आया हूं। मैंने उनमें से एक टॉपिक निकाला, कोई भी रैंडम टॉपिक आप लोगों को, दोस्तों को बताने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक ऐसे लिखा हुआ था एक स्टूडेंट ने, उस स्टूडेंट ने उसका ये लिखा हुआ था थीसिस स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। उस बच्चे ने इसका ये थीसिस लिखा हुआ था, दे आर इनएविटेबल फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पीपल, देयर इंक्रोचमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स। अच्छा भाई, अब ये गलत लिखी हुई है या सही लिखी हुई है, इसका फैसला थोड़ी देर बाद कर लेता है। ये उसके बाद मैंने एक और काम किया कि मैंने अलग अलग साइट्स पे जाके चेक करना चाहा। चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी और साइट पे लेगी मुझे। मैंने पूछा गूगल भाई से, गूगल भाई इस टॉपिक की मुझे थीसिस स्टेटमेंट निकाल के दो। अब थीसिस स्टेटमेंट ये है कि द रिफ्यूजल टू ग्रांट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम नॉट एन इंडिविजुअल और पर्सनल ट्रेजेडी, semicolon. It creates conditions of political and social unrest, planting the seeds of violence, conflicts within society and between nations. अब भाई ये दो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से गलत कौन सी और सही कौन सी आप बताइए। एक और थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं यहां पे, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, वो थीसिस स्टेटमेंट कोई शॉर्ट सी लिख देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मैं इस पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाने लगा हूं। हम दोस्त एक दूसरे पे सिर्फ इतनी जगह पे हम एक सेंटेंस की लिखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से मैंने क्या समझा, पहले वो उसको लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों पे बात कर लेंगे। Protection of human rights is very essential for prosperity of the world. Protection of human rights is very important, essential for the prosperity of universe or world. मेरी थीसिस स्टेटमेंट अब ये है। अब इनमें से गलत थीसिस स्टेटमेंट कौन सी है? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इन तीनों में से कोई भी गलत है तो आप गलत हैं। इन तीनों में से तीनों की तीनों सही हैं। क्यों? अब मैंने अगर उस बच्चे ने ये वाली थीसिस स्टेटमेंट लिखी है
जिसमें उसने मेरा ख्याल ये है कि एक ये वाला थोड़ा इसका लूज पॉइंट कर दिया है फुल स्टॉप लगा के, क्योंकि वो थीसिस स्टेटमेंट से नहीं कह रहा, वो थीसिस स्टेटमेंट कह रहा है। आप दो लिखो, लेकिन ये थोड़ा वीक पॉइंट हो जाएगा अगर आप डॉट लगा के एक नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो। उसने ये कहा है कि जो इंसानी हुकूक है ना, वो मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं। इसका मतलब ये है वो उन इकसाम पे भी बात करेगा। थीसिस में वो ये एग्जामिनर को ये बता रहा है कि भाई उसको इस टॉपिक से ये समझ आई है और वो इसीलिए इन एग्जाम पे भी बात करेगा, और वो अलग अलग होंगी। वो इस बात पे भी फोकस रखेगा कि ये बहुत जरूरी होती हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए। और अगर कोई इन ह्यूमन राइट्स को इंक्रोच कर ले तो क्या होता है, सॉरी वो उस पर नहीं जा रहा, उस चीज को उसने टच नहीं करना। इनको इंक्रोच करेगा, इनको खत्म करेगा, इनको जब्त करेगा, इनको नहीं खुला छोड़ेगा। तो सॉरी, इनको खुला छोड़ने के बहुत से तरीके हैं, इसका मतलब वो तरीके भी बताएगा। इस थीसिस स्टेटमेंट में एग्जामिनर को पता चल गया है कि ये वाला बंदा क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला है और इसको इस टॉपिक की कौन कौन सी बात समझ आई है। अब बात आती है मोहसिन पे। मोहसिन ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। मतलब मोहसिन जरूरी बात पे फोकस रखेगा, ठीक है, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खुशहाली के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये बहुत बहुत ही जनरल सी मोहसिन ने अपनी थीसिस दे दी है। अब मोहसिन इसको किसी तरफ भी लेके जा सकता है, या तो ये अनॉय कर देगी एग्जामिनर को, जो कि जाहिर सी बात है अनॉय करेगी एग्जामिनर को। आपने एग्जामिनर को बताया ही नहीं है, आपने इसको कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और किसी भी चीज का ओवर होना गलत होता है। ओवर तो लव वो ही बुरा होता है। दुनिया में कोई भी चीज ओवर का जब लफ्ज टच करेगी ना, ओवर सेंटिमेंटल, ओवर लवर, ओवर कुछ भी, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। गूगल भाई क्या कह रहे हैं? गूगल भाई कह रहे हैं इसका मतलब यह है, मतलब अगर गूगल को हम बोलेंगे कि ऐसे लिखो रिफ्यूजल ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, आई कैन गिव यू चैलेंज एंड गारंटी कि गूगल इन चीजों को हाईलाइट करेगा। देखते, वो कहते हैं रिफ्यूजल टू ग्रांट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स ना देना या उसको रद्द कर देना कि भाई ह्यूमन राइट्स मैं नहीं दे रहा, और फ्रीडम इज नॉट एन इंडिविजुअल और पर्सनल ट्रेजेडी। ये सिर्फ अकेले बंदे का मसला नहीं है, ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है। इट क्रिएट्स, ये क्रिएट करता है, सेमी कॉलन लगाया उसने, स्टॉप नहीं लगाया, स्टॉप लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया। ये क्रिएट करता है ऐसे ऐसे हालात को जो पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट को लीड्स करते हैं, मतलब ऐसी सूरत हाल को लीड करते हैं जो कि सोशली तौर पे स्टेबल नहीं होती, और ये प्लांट करता है। फिर दोबारा उसने कॉमा लगा दिया। उन बीजों को जो कि तशद्दुद और लड़ाई की वजह बनते हैं विद इन सोसाइटी, मुआशरे के अंदर और ममालिक के अंदर। देखो कितना ब्रॉड, इस पे तो बेशक हम 2000 अल्फाज, 2000 पेजेस पे का एक ऐसे लिख लें, एक एक लफ्ज में इतनी जान, इतनी पावर है कि आप लिख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप गूगल बनाए, मैं बस आपको यह कह रहा हूं कि आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर वो बात बतानी है जो आपने उस टॉपिक का समझा है, ठीक है। और जो आप अपने तरीके से, अगर कोई मुझे अगर आपको लगता है कि मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाऊं तो मैं कोई भी 1 मिनट इस पे सोचूंगा, और इसकी जब मैं थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं 2-3 चीजें मद्देनजर रखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा ऐसे लिखना है। मैं सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में मैं सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करूंगा, फिर उसी सेंटेंस में कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा लगा के, कुछ भी लगा के, फिर उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कोई भी इम्तिहान है ना, या कोई भी अच्छाई जांचने का मयार है, एग्जामिनर हमेशा या जांचने वाला हमेशा ये देखता है ये बंदा प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करता है या सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन पे आपने ज्यादा फोकस रहना है। तो अगर मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो मैं ये शायद ये लिखूंगा कि the protection of human rights
मैं इसको पहले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा बयान करूंगा, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे जाऊंगा। ठीक है, ये जो गूगल साहब ने किया है ना, वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद इसके सिनेरियो को डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसके सोल्यूशन पे एक आध सेंटेंस लिख के, एक आध लाइन लिख के, एक आध लफ्ज लिख के, सेंटेंस लिख के इसको कंक्लूड कर दूंगा मैं। मतलब इसके 3 सिनेरियोज पे जाऊंगा ना। चलो मैं आपको अगली साइड में लिख के भी दिखाता हूं कि मैं क्या लिखता अगर मुझे ये वाला पूछा जाता। हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक को कहते हैं थीसिस। एक मैंने ये बनाई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर वॉर्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स। However, the prevalence of human rights can lead to the prosperity of the world. ठीक है, यहां पे मैंने हिस्ट्री को टच किया है 50%, ये मेरा इससे हिस्ट्री को 50% टच करेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर्स जो है ना, जो बड़ी बड़ी जंगें हुई वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से हुई। ठीक है, फिर मैं किस तरह से प्रिवेल हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उस सिनेरियो को या उस प्रिविलेंस के मेथड को यहां पे डिस्कस करूंगा, कोई ऑलमोस्ट 15 to 20%। ठीक है, अपने इस पूरी डिबेट के अंदर। ठीक है, और वो क्या होगा फिर, दैट वुड लीड टू द प्रॉस्पेरिटी। फिर वो जो प्रॉस्पेरिटी का सिनेरियो है उसको मैं 10-15% डिस्कस कर दूंगा अपनी इस एसे के अंदर। मेरा रोड मैप इस थीसिस स्टेटमेंट से बन गया। अच्छा, एक और थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है, वो रेड पेंसिल से इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे उसका पहले जो है ना, उसके पहले पार्ट से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ह्यूमन हैज काज्ड मोर हार्म टू देयर फेलो ह्यूमंस देन एनी अदर क्रिएचर। ठीक है, अच्छा, ये यहां पे मैंने कॉमा लगा के अगली बात शुरू की। देयर इक्वल कोएग्जिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईच अदर राइट्स कैन लीड टू द पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस ग्लोब। अब ये वाला जो ऐसे है ना, ये एक और डायमेंशन को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें हम करंट सिनेरियो में ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली बात, ये तो हमने वैसे जस्टिफाई किया है उसको। फिर हम एक ऐसा सिनेरियो, उनकी इक्वल कोएग्जिस्टेंस की हम बात करेंगे, वो इंश्योर कैसे होगी और एक दूसरे की हिफाजत किस तरह से। फिर उस ग्लोब की प्रॉस्पेरिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे हम बात करेंगे। मतलब ये वाली हमारी थीसिस, दोनों थीसिस ठीक है, कंपाउंड हैं दोनों में। शायद कुछ थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो गई हो, जो कि अभी मुझे अगर नजर आएगी तो मैं इसको देख लूंगा कॉमा शोमा लगाने की। वैसे तो मैंने इसको देख लिया है। तो अगर ये दोनों ठीक हैं तो एक पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और एक प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि अब मैं इस थीसिस स्टेटमेंट पे ये वाला इससे नहीं लिख सकता और इस थीसिस स्टेटमेंट पे कोई नई इसमें नहीं बना सकता। आप इस टॉपिक पे 100 से ज्यादा, बल्कि शायद हजारों आप डायमेंशन इसकी निकाल सकते हैं। तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, वो शो करेगी आपके स्टांस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आप थीसिस 10, 15, 20 कंपाउंड सेंटेंसेस की सूरत में थीसिस जरूर लिखा करें, कोशिश करें। ये प्लीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो नियर पियर वाले हैं वो कहते हैं कि आपने वो लगाना है, इसमें वो कनेक्टर लगाना है, येट वाला, ऑल दो वाला और येट वाला। तो ठीक है, एक तरह से वो बात सही भी है, लेकिन हर एक ऐसे में आप ऑल दो और येट कैसे लगा सकते हैं यार? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर, मेरे गुर्दे, मेरे फिफरे, कैसे? मतलब हर टॉपिक को आप एक ही डायमेंशन से क्लियर करो। अगर सब लोग ऑल दो और येट लिखेंगे तो क्या होगा? Please, thesis statement is not a science, is a simple statement and is a road map of your essay। और एक जो एबल स्टूडेंट है ना, जिसको पता है कि मुझे एक अच्छा कंपाउंड सेंटेंस रोड मैप एग्जामिनर को कैसे देना है, उसको ऑल्दो येट लिखने की जरूरत नहीं। वो हाउएवर या किसी भी सेंटेंस के कनेक्शन के साथ एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकता है। थीसिस स्टेटमेंट, और यार उर्दू में भी इसको समझा करो, थीसिस को गोली मारो। नक्शे का जुमला, क्या आपने नक्शा देना है आपने जो उस टॉपिक को समझा है उसका नक्शा दे देना है एग्जामिनर को। भाई हमने ये समझा है और इस समझ के मुताबिक हमने आगे ये लिखना है। बस नक्शा का जुमला जो है ना, नक्शे का जुमला आज से आपने याद रखना है कि भाई मैंने नक्शा, रोड मैप, स्केच, स्केल्टन मैंने
ये चीजें प्रोवाइड करनी है, मतलब स्केच स्केल्टन या फिर कुछ खाका देना है उसको, और इट्स नथिंग नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। पाकिस्तान पाइंदाबाद।